तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक्चुअली क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसका हम बैकग्राउंड खोजते हैं कि क्या है इसका पृष्ठभूमि, है ना? तो उसी तरह से हम अपने संविधान के बनने का और संविधान जो आज हमारे पास मौजूद है, उसका क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हम अपने पॉलिटी के पहले चैप्टर में देखेंगे कि क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600। 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ट्रेडर के रूप में आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एक्सक्लूसिव राइट प्राप्त होता है ट्रेडिंग का। भारत में ट्रेड करने के लिए उसे एक्सक्लूसिव राइट प्राप्त होता है, जो कि वहाँ की एलिजाबेथ जो क्वीन है उनके द्वारा ग्रांटेड होता है, उनके द्वारा ग्रांटेड होता है। व्हाट डज इट मीन? क्या इसका मतलब बनता है कि क्या किसी को फिर भारत में करने की मनाही होगी व्यापार? नहीं। दिस इज ऑल अबाउट कि ब्रिटेन जो कि रूल कर रहा है, ब्रिटेन, दिस इज ऑल अबाउट कि ब्रिटेन से दूसरी कोई कंपनी उसके प्रतिद्वंदी के तौर पर नहीं आएगी। इन 1765, 1765, द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस ऑब्टेन्ड दीवानी। 1765 में कंपनी दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेती है। 1600 में आती है एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर, और तकरीबन 165 सालों में ये दीवानी की अधिकार यानी कि राइट ऑफ रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का अधिकार प्राप्त करें। कहाँ का? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 क्षेत्रों का इन्हें दीवानी राइट्स प्राप्त हो जाते हैं। उस वक्त मुगलों का शासन था, तो दीवानी अ, आप कह सकते हैं कि आज भी हम देखते हैं ना सिविल कोर्ट, दीवानी मामले, तो वो उसी समय से ये टर्मिनोलॉजी ली गई है। और दीवानी में रेवेन्यू और सिविल जस्टिस जैसी चीज़ों को लिया जाता है, तो उन्हें ये अधिकार प्राप्त हो गया। अब जो कि ये एक महज ट्रेडिंग कंपनी अब तक थी, अब ये एक टेरिटोरियल पावर भी बन गई थी, क्षेत्रीय शक्ति भी इन्हें प्राप्त हो गई थी, क्योंकि इन क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं ये राज करने लगे थे। अप्रत्यक्ष रूप से ही, परोक्ष रूप से ही, लेकिन राज तो करने लगे थे। तो दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज टेरिटोरियल पावर, and in 1858, in the wake of in the wake of in the wake of just wait, what I'm thinking, हाँ, DNT मोड, राइट। चलो, चलो यहाँ आ जाते हैं। तो 1858 में हम देखते हैं कि सिपाही इम्यूनिटी होती है ना? 1857 में सिपाही इम्यूनिटी होती है, और उस विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमें भारतीयों को इसमें मौका देना चाहिए। तो उसने ब्रिटिशर्स ने अब तो आई कुड से द क्राउन ने अपनी शक्ति कोई नहीं, यही वो सीखने का माहौल है। यही मैं कह रहा हूँ कि हज़ार गलतियाँ होंगी अभी से लेकर के जितना लास्ट लेक्चर होगा ना, बोलने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी गलती होगी, बड़ी शर्म आएगा, लेकिन पूरा करना है, तभी जाकर के एक सर्टिफाइड टीचर कह सकते। सर्टिफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, कि 2 महीने में तुम्हारा सर्टिफिकेशन होना है एज अ टीचर, तो यू शुड कंटिन्यू। तो हम देखते हैं कि 1858 में जब 1857 की क्रांति होती है, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ जाता है कि हमें सीधे सीधे कंपनी के तौर पर नहीं चलाना है। उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया, 1858 का कानून है ना, क्या जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश सत्ता है, उसने डायरेक्टली पावर को अपने हाथों में एज्यूम कर लिया, उसने पावर को एक्वायर कर लिया। और अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके हाथों से सारी शक्ति छिन गई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलमोस्ट लाइक डिस्ट्रॉयड, या फिर उसे डिसबैंड कर दिया गया। फ्रॉम हियर यानी कि 1858 से अब कंपनी का राज ना होकर के सीधे ब्रिटिश का राज होगा। ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज होगा। क्राउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वहाँ के प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होते हैं, उन्हें सेरेमोनियली रिप्रेजेंट करने के लिए दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज़ बीन यूज्ड फ्रॉम सेवरल डिकेट्स। सो उसके बाद क्या होता है कि टिल कंटिन्यू 1947, तो ब्रिटिशर्स का राज 1947 तक हमें आज़ादी मिलने तक होती है, रहता है। एंड विथ इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत को आज़ादी मिलने के साथ ही एक संविधान की आवश्यकता महसूस होती है, और हम इस तरह से पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग करते हैं 1934 में, जो कि एक एक कम्युनिस्ट नेता होते हैं, उनका नाम एम एन रॉय द्वारा ये बात रखा जाता है। फिर फाइनली 1946 में कांग्रेस द्वारा ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड करी जाती है, और हम 1900 कितना 1937 में, 1937, और फिर 1946 तक हमारा संविधान सभा बन के तैयार होता है। 1950 तक हमारा 1949 तक हमारा संविधान तैयार हो जाता है, और 26 जनवरी 1950 को हम फाइनली गणतंत्र हो जाते हैं। हाउ एवर
द वेरियस फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन ब्रिटिश रूल। नाउ अब जो कंसर्न है, अब जो सिनेरियो हमें जोड़ना है इसमें, वो यही है कि वो क्या पर्टिकुलर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहे इस पूरे कालक्रम में, जब ब्रिटिश एज अ ट्रेडर आए 1600 ईस्वी में। उसके बाद 1858 में सीधे क्राउन ने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया, और फिर 1947 तक ब्रिटिशर्स जब तक गए, तब तक के कालक्रम में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार हुए, संवैधानिक सुधार हुए, उसके बैकग्राउंड को, उसके पृष्ठभूमि को, उसके इतिहास को जानने के लिए हमें इस कालक्रम को खंगालना होगा कि इस कालक्रम में हुए क्या, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या इवेंट्स हुए। सो दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। हमारे देश में जिनका शासन रहा और जिन्होंने अपनी लेजिस्लेशन से हमारे देश को शासित करने या फिर प्रभावित करने का प्रयास किया, उनके कानूनों ने हमें बहुत ही प्रभावित किया, हमारे संविधान को और हमारे शासन व्यवस्था को। तो इसे हम दो अलग अलग हेडिंग्स के द्वारा देख सकते हैं। पहला कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट था। सो फर्स्ट हम देखते हैं कंपनी रूल। कंपनी रूल में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को अगर देखना चाहेंगे तो हम 1600 ईस्वी से नहीं देखेंगे, क्योंकि 1600 ईस्वी में सिर्फ कंपनी जो है एक ट्रेडिंग एजेंसी की तरह थी और जो व्यापार करती थी। तो लगभग 165 सालों तक तो वो व्यापार ही करती रही, व्यापार में ही मुनाफा देखती रही और व्यापार ही उनका मुख्य ध्येय था। लेकिन आफ्टर 1765, जब 1765 में 1757 में जब वो पहली प्लासी का युद्ध लड़ते हैं और 1765 तक वो दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होती है और हम फिर वहाँ से कंपनी रूल को देखना शुरू करेंगे, अगर हमें संविधान में और अपने शासन व्यवस्था में इसकी जड़ें देखनी है तो फर्स्ट कंपनी रूल 1773 और 1858। हम 1773 इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि 1773 वो पहला ऐसा समय था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रित करने या उसे रेगुलेट करने की कोशिश करी थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पहली बार पास की जाती है। सो दिस एक्ट was of great constitutional importance. It was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company. And it recognized for first time the political administrative functions of company and laid down the foundations of central administration in India. केंद्रीयकरण, तो इसमें तीन चीज़ें हुई। पहला कि ये तो पहली बार ही ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास था। दूसरा कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन पहचान दी कि उसके जो कार्य हैं उसमें दो भाग हैं, पहला वो पॉलिटिकल और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। कंपनी व्यापार तो कर रही है, व्यापार के साथ साथ उसके राजनीतिक और कहीं ना कहीं कार्यकारी क्षेत्र भी जुड़ चुका है। और तीसरा कि इस पर्टिकुलर एक्ट ने सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी को बढ़ावा दिया। वो कैसे? तो अगर हम 1773 के एक्ट की विशेषताओं को देखें तो उनमें से पहला है कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो डेजिग्नेशन था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और जो तीन प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, तो बंगाल जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, दोनों ही प्रेसिडेंसीज इसके अधीन आ गई, तो सेंट्रलाइजेशन हो गया। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है वो पहले गवर्नर जनरल बने। एंड देन it provided for the establishment of Supreme Court at Calcutta 1774, comprising the Chief Justice and 3 other judges. And this Supreme Court is not like अभी का Supreme Court. ये सुप्रीम कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सुप्रीम कोर्ट था 1774 में जो बना था, और इसे बहुत ही लिमिटेड जुरिस्डिक्शंस दिए गए थे। मतलब न्याय क्षेत्र करने की जो क्षमता थी इसकी बहुत ही सीमित थी। और फिर इसने कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं उसे निजी काम या निजी व्यापार करने के लिए रोक दिया गया, उन्हें ब्राइब्स या घूस लेने से रोक दिया गया ताकि कंपनी में करप्शन कम हो। क्यों? क्योंकि ये ऐसा समय था जब कंपनी पर अब सरकार पैसा लगाने लगी थी, और सरकार जब पैसा लगा रही थी तो उन्होंने अपना कुछ टर्म एंड कंडीशन कंपनी पे थोपना शुरू किया। कंपनी अगर पर्सनल ट्रेड करती तो सरकार को और पार्लियामेंट में बैठे जो नेतागण हैं उन्हें फ़ायदा नहीं होता, ब्रिटेन के लोगों को वो फिर किसी तरह से फ़ायदा दिखता नहीं, तो कंट्रोल करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। And fifth one is it strengthened the control of British government over company by requiring the court of directors to report on its revenue, civil and military affairs in India. तो लोन जब ऐसा हुआ कि कंपनी को सरकार ने लोन दी तो उस पर कई तरह की शर्तें भी तो हुई। उनमें से लास्ट वन ये भी था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनसे कहा कि कंपनी के जो जितने सालाना रेवेन्यू होगा, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स जो भी हैं, उन सभी मामलों पर हमें रिपोर्ट करिए। किसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि कंपनी को ऑफिशियली चलाते थे ब्रिटेन में बैठ करके। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब हम यहाँ छोटा सा एक 1781 का अमेंडिंग एक्ट, बेसिकली ये एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ही रेक्टिफाई करने के लिए बनाया गया था। जो गलतियाँ 1773 में रह गई थी उसे सुधारने के लिए। इसमें से तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम मतलब इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को हम सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं, सेटलमेंट एक्ट, क्योंकि ये सेटलमेंट करने के लिए ही बेसिकली किया गया था, तो सेटलमेंट एक्ट। इसके कुछ फीचर्स थे, जैसे कि इसने हमने कहा जैसे कि गवर्नर जनरल एंड उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से दूर कर दिया या फिर अलग कर दिया। एंड उसके साथ साथ जो कंपनी के सर्वेंट हैं उन्हें भी कर दिया अलग। अब इसमें यहाँ सिचुएशन क्या हुई होगी कि मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव डालने पर ये सक्षम रही होगी कि हमें फिर से अब एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, स्वतंत्र मतलब कि एक ट्रेडिंग एजेंसी के रूप में अपने संपूर्ण शक्तियों के साथ आगे बढ़ना है। तो वो सरकार से छूटने का प्रयास में ये शर्तें या फिर ये कंडीशंस उन्होंने डिमांड करी होगी, और फिर ये सेटलमेंट एक्ट आया होगा। सेकंड क्या है? इट एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स अराइजिंग द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू एंड जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जैसा कि हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा कि उसे सब चीज़ में रिपोर्ट करना था, रिपोर्ट अभी भी करना था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे अब रेवेन्यू मैटर्स और उससे संबंधित जो मुद्दे आएंगे वो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं देख पाएगी। अब सिर्फ वो कंपनी के हिताहित में रहेंगे, मतलब कंपनी जैसे चाहे वैसे अपने रेवेन्यू मैटर्स को रेगुलेट कर सकती है, उसे सरकार को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी कंपनी ऐसा चाहती है। एंड थर्ड वन इज इट प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। सो कलकत्ता के जितने निवासी हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन, न्याय क्षेत्र होगा। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स, इज दैट हिंदू वर ट्रीटेड एज हिंदू लॉ एंड मुस्लिम। सो बेसिकली पर्सनल लॉ के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाना ये अपने आप में एक अजीब बात है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं इसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलती है। लेकिन उस समय के कोर्ट में यही हो रहा था कि हिंदू को हिंदू लॉ के तहत और मुस्लिम को मुस्लिम, तो देयर इज़ नो कॉमन एंड सिविल लॉ जिसके द्वारा न्याय प्रोवाइड किया जाए। ये सारी चीज़ें हुई, और उसके साथ साथ दो और पॉइंट्स हैं जिसमें कि ये जो अपील करने की क्षमता होती है ना, अगर कोई मामला अराइज होता है और अपील करने में कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाता है, जो छोटे छोटे कोर्ट होते हैं उससे। लेकिन इसमें कहा कि अपील जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। एग्जीक्यूटिव न्यायिक मामले को देखेगी। अजीब नहीं है? अजीब है, बहुत अजीब है। इट इज एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स एंड काउंसिल ऑफ फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल को रेगुलेट करने का पावर गवर्नर जनरल को दिया गया, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। यह और भी अजीब है। जैसे जुडिशरी लाइन में हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कंट्रोल ना कर पाए और इसमें बोले कि अच्छा मुख्यमंत्री कंट्रोल करेंगे, तो न्याय व्यवस्था की ऐसी की तैसी हो जाएगी, है कि नहीं? वही बात हो रही थी उस वक्त। उसके बाद फिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784। ये ध्यान रहे, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और हमारे बैकग्राउंड संविधान के पृष्ठभूमि से जुड़े चीज़ों को लेकर के हो रही है, और सब चीज़ घटित हुआ हो ऐसा नहीं है। इसमें से हमने फाउंडेशन लिया, इसमें से हमने वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संविधान में जुड़ी, और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इन एक्ट के द्वारा हमने अपने संविधान में डाला। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि जस्ट हम चीज़ों को देखते जा रहे भूल जाए कि क्या हो रहा है। सो फिट्स इंडिया एक्ट आया फिर 1784 में। लेवल नीचे करो, है ना, तू अपन लेवल नीचे करो। वर्ड्स जो वर्डिंग चुनते हो वो बहुत ही केयरफुली चुनो, बहुत ही सहज होना चाहिए वो। सहज मतलब सहज, बिल्कुल सहज होना चाहिए। जैसन ठेठ भाषा बोलते हो वैसा होना चाहिए। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। इट मे बी वेरी ग्रेटफुल कि तुम जानते हो, बट इट्स रिक्वायर्ड कि तुम उसे बहुत ही आसान से आसान भाषा में बोलो। तो 1784 में जो है एक पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। उनका नाम पूरा था विलियम पिट। विलियम पिट उनका पूरा नाम था, और इसलिए विलियम पिट जबकि मतलब उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम से ये एक्ट का नाम पड़ा और पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। इस एक्ट के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से
कुछ खास चीज़ें करने की कोशिश की गई और उसमें से पहला है अंतर, भेद। किसमें? कंपनी के कार्यों में, कंपनी के फंक्शंस में डिफरेंस क्रिएट किया गया। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया। जो भी व्यावसायिक कार्य थे कंपनी के और जो भी राजनीतिक कार्य थे उन दोनों में अंतर पैदा कर दिया गया। अलग अलग उसके लिए अलग अलग बॉडी बनाई गई, जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कमर्शियल पार्ट को देखेगी, वहीं एक नई बॉडी बनाई गई जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेगी और पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगी। और इस तरह से हम देखते हैं पहली बार सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि क्या कहेंगे जो डबल गवर्नमेंट को, द्वितीय सरकार, सरकार की दो, डबल गवर्नमेंट, हाउ इट कुड बी सेड। यही सब चीज़ों में काम कर रहा है कि क्यों इतना आसान सा चीज़ खराब हो जा रहा है। It empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil। सो यही होता है, मतलब एज्यूम करते बैठे रहो 6 साल तक तो तुम्हें लगता रहेगा ऐसा 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 ऐसा, बट किए नहीं काम को तो पता ही नहीं चलेगा कि गलती हो कहाँ रही है, क्या हो रहा है। रियल सेंस जनरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि काम करो, पता चलेगा कि असल में लेक्चर्स कितने देरी में कंप्लीट हो रहे हैं। इज 21 minute and 17 seconds। So it empowered the board of control to supervise and direct operations of the civil military government। ओके, हाउएवर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पर्पस था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे तंज कसते जाना था। अगर देखा जाए तो इस एक्ट के द्वारा उसने कोशिश किया कि हम उसके मिलिट्री और सिविल जो राइट्स हैं, सिविल जो ऑपरेशंस हैं उन्हें कंट्रोल करें। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये इन्हीं चीज़ों को, पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर रही थी लगातार। हालांकि कमर्शियल अफेयर्स भी इससे अफेक्ट हो रहे थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें तीसरे पॉइंट में क्या कहा, जो सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट इंश्योर द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। और इस एक्ट में पहली बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, ब्रिटिश पोजेशंस, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर रखा था उसे इसने ब्रिटिश पोजीशन आधिकारिक शब्द दे करके प्रयोग किया। और अब यहाँ से ब्रिटिश पोजीशनिंग शब्द का प्रयोग होने लगा कि जो भी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने अक्वायर किया है ब्रिटिश पोजीशन में, वो एक कंपनी ने नहीं, एक सरकार ने कॉलोनाइज कर लिया उसे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कॉलोनाइजेशन की टेंडेंसी को एकदम ऑथराइज करने या ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की गई है 1784 के अधिनियम से। ये संजोग भी कह सकते हैं, ये इंटेंशन भी कह सकते हैं। दस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन्स, 2 कारणों से। पहला कि कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वॉज फर्स्ट, जैसे कि कहा गया, ब्रिटिश पोजीशन। और दूसरा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनीज अफेयर्स, जैसा कि मैंने इस अधिनियम में बताया। 2 चीज़ें है ना। अब देखते हैं हम 1786। हालांकि इससे आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि इसे क्या, हमारे संविधान में क्या असर पड़ा होगा। डू यू हैव एनी आइडिया? हमारे संविधान में या हमारे शासन व्यवस्था में, हमारे पॉलिटी में क्या असर पड़ा होगा? ये जो हमने डुअलिटी का, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया है ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि यहाँ से देखने को मिलती है। ये स्टार्टिंग को समझ करके ही हम आगे के एक्ट्स को समझ सकते हैं। सरकार में, शासन व्यवस्था में कैसे इफिशियंसी लाई जाए, वो हमें इन कानूनों से पता चलता है कि अगर सरकार एक साथ 2-2 3 दिन काम करेगी तो उसमें एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो उसने, आप देखेंगे कि ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का अलग है, हाई कोर्ट्स के अलग हैं। हम देखेंगे कि जो कमर्शियल अफेयर्स हैं वो सरकार के पास बहुत कम है, पॉलिटिकल अफेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे हम अगर देखें कि जिन गलतियों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 में किया गया, वो गलती दोबारा जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में होनी नहीं चाहिए, ये इससे सीख मिलती है। और आगे मेन पार्ट अभी बाकी है। तो बेसिकली एक कंसर्न हम लेके चल रहे थे कि अभी तक हुआ क्या है ना। अपने आंसर्स में क्वालिटी लाना हो तो फिर बने रहे। यू आर फीलिंग टायर्ड ना।